चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है जेनेरिक स्टडीज। जेनेरिक स्टडीज क्या होती हैं? तो ये जेनेरिक स्टडी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था माइकल पॉटर ने। और अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या बिजनेस पॉलिसी जब हम लोग पढ़ते हैं तब पॉटर्स की बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आज भी काम करती हैं। जब पॉटर्स ने स्ट्रेटजी दी थी वो हमारे पास जो जिस समय का एनवायरनमेंट चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, उसमें उसका एडवांटेज लेने के लिए पॉटर्स की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम बोलते हैं पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज या पॉटर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। ये पॉटर्स कॉम्पिटिटिव जेनेरिक स्ट्रेटजीज इस तरह से हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज हम थोड़ा देखेंगे और इनके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले तो देखिए कि जो जेनेरिक स्ट्रेटजीज होती हैं वो है क्या। Potter's generic strategies. A firm positions itself by leveraging its strength. A firm positions itself by leveraging its strength. Leveraging का मतलब होता है उसमें आपको इंक्रीज करना या सपोर्ट के जरिए कुछ इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो ये क्या है, अगर किसी भी फर्म को ग्रो करना है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। उसको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। जब भी फर्म ग्रो करती है तो उसमें जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल की इंटरनल स्ट्रेंथ है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल स्ट्रेंथ, जो आपकी कोर वैल्यूज हैं, जो आपकी कोर वैल्यूज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है तो आपको खुद की अपनी जो ताकत है उसको समझना होगा, ठीक। तो माइकल पॉटर हैज आर्ग्यूड दैट ए फर्म्स स्ट्रेंथ अल्टीमेटली फॉल इनटू वन ऑफ टू हेडिंग्स। उन्होंने कहा, माइकल पॉटर ने, कि जो किसी भी फर्म की स्ट्रेंथ है वो दो हेडिंग के अंतर्गत आती है। वो दो हेडिंग के अंतर्गत आती है। एक होता है कॉस्ट एडवांटेज और एक होता है डिफरेंशिएशन। एक होता है कॉस्ट एडवांटेज और एक होता है डिफरेंशिएशन। हम अभी इसका एक ग्राफ भी देखेंगे जो बनाएंगे हम, कि उसमें कैसे उन्होंने उसको डिफाइन किया। बाय अप्लाइंग दीज स्ट्रेंथ्स इन आइदर ए ब्रॉड और नैरो स्कोप, थ्री जेनेरिक स्ट्रेटजी रिजल्ट। जब हम इसको एनालिसिस करते हैं, इसको कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशिएशन की दो हेडिंग हैं, तो इसमें से हमारे पास जो तीन मेन हेडिंग है वो निकल के आती है। अभी हम इसको ग्राफ भी दिखा रहे हैं। कौन कौन सा? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, ठीक है ना। बाय अप्लाइंग दीज स्ट्रेंथ इन आइदर ए ब्रॉड और नैरो स्कोप, थ्री जेनेरिक स्ट्रेटजी रिजल्ट। अब हम इनको चाहे वाइडर ब्रॉड में इनको अप्लाई करें या चाहे नैरो में अप्लाई करें, चाहे बहुत कम में या चाहे पूरे बड़े बिजनेस में, तो हमारे पास थ्री जेनेरिक स्ट्रेटजी आती हैं। कौन सी? एक है कॉस्ट लीडरशिप, एक है डिफरेंशिएशन और एक है फोकस। तो मैं जरा आपको इसको एक वो दिखाता हूँ। ये है वो माइकल पॉटर का 5 जेनेरिक स्ट्रेटजिक मॉडल। यहाँ पर जो कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ये जो नीचे का है ये है नैरो, मतलब कि जब आपका फोकस कम हो और आपकी कॉस्ट भी कम हो। इसमें मतलब कि अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिएगा, हमारे पास यहाँ हम जितने भी अभी ये स्टडीज हैं तीनों, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जरा हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया था कि जो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस, उसको जब हम बनाते हैं तो हम उसको ग्राफ में इस तरह से बना रहे हैं। माइकल पॉटर्स की जो जनरेट, सबसे पहले देखिए ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिखा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वर्टिकल एक्सेस में आपका है मार्केट स्कोप। वर्टिकल एक्सेस में है आपका मार्केट स्कोप, ठीक। अब यहां पर देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर हमने नीचे दिया हुआ है फोकस विद लो कॉस्ट, फोकस विद लो कॉस्ट, फिर इसके बाद फोकस विद डिफरेंशिएशन, फोकस विद डिफरेंशिएशन। ठीक, ये हमारे पास क्या है, नैरो माइंड, या हमने बहुत कम पर हमारी थिंकिंग या हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब छोटे पर होता है तब हम उसको अप्लाई करते हैं नैरो माइंडेड पर। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना बहुत नैरो माइंडेड है, सूक्ष्म, आपकी सोच उतनी ही होती है। तो ऐसे ही जो आपका जब कम मार्केट कवरेज होता है तब के लिए, जब आपका मार्केट कवरेज कम हो तो आपका हो गया नैरो। ब्रॉड का मतलब जब आपका मार्केट कवरेज ज्यादा है, ब्रॉड का मतलब हो गया आपका मार्केट कवरेज ज्यादा है। ठीक, तो इसमें देखिएगा हम जब कम मार्केट में कवर करते हैं तो क्या होता है, हमारा फोकस किस पर होता है, कॉस्ट को कम पर, हमारी यहाँ पर कॉस्ट कम लगती है। जब हम छोटे मार्केट में या हम अपने मार्केट के स्कोप को कम रखते हैं तो हमारी कॉस्ट कम होती है। ठीक, हम यहाँ पर दो तरीके से अपने स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। क्या, या तो हम डिफरेंशिएशन करें, हमारा फोकस किस पर हो, डिफरेंशिएशन पर, या तो हमारे पास लो कॉस्ट पर। हमारा जो डिफरेंशिएशन वो फोकस होगा या तो लो कॉस्ट होगा या तो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा। कब, जब हमारा मार्केट नैरो, जब हमारा मार्केट स्कोप नैरो हो तो हमारा दो चीजों पर फोकस हो सकता है, या तो हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें या तो फिर हम डिफरेंशिएशन को बढ़ाएं। ठीक, इसी में जस्ट ऊपर देखिए, अगर हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं या मार्केट स्कोप हम बड़ा बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस्ट लीडरशिप। आपको कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कि आप कम कॉस्ट में भी आप ज़्यादा अपना मार्केट स्कोप बढ़ा रहे हैं, आप जो है कम कॉस्ट में भी अपना ज़्यादा मार्केट बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप। इसी के साथ आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट को भी बढ़ा रहे हैं, अपनी कॉस्ट को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा हमारे पास ग्राफ के बारे में था। अब हम इसका थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं और इसके बाद हम इसमें जितने भी एक एक चीजें हैं जरा उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और ये फोकस, तीन स्ट्रेटजीज निकल करके आती है जो हमारी स्ट्रेंथ है, और जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो चाहे नैरो स्कोप में हो या चाहे ब्रॉड स्कोप में हो। ठीक, पहली स्ट्रेटजी है आपकी कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है आपका, सॉरी, this generic strategy calls for being the low cost producer in an industry for a given level of quality। इसमें क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बहुत कम इन्वॉल्व होती है और एक स्टैंडर्ड लेवल की क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्वालिटी हो जाए, ऐसा नहीं बहुत हाई क्वालिटी, एक लेवल तक की क्वालिटी होती है, क्वालिटी एक लेवल तक की होती है। इसमें आप जो प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चर या ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, वो क्या करता है, इसका मेन जो है वो होता है फोकस, वो लो कॉस्ट को रखने में होता है। दिस जेनेरिक स्ट्रेटजी कॉल्स फॉर बीइंग द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एन इंडस्ट्री। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चरर या फर्म ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपनी कॉस्ट को कम रखने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्वालिटी का एक लेवल मेंटेन रखते हैं, क्वालिटी का एक लेवल मेंटेन रखते हैं। नाउ द फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट आइदर एट एडवांटेज एट एवरेज इंडस्ट्री प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट हायर देन दैट ऑफ द राइवल्स। अब कह रहे हैं कि इस कंडीशन में जो फर्म होती है जो अपने प्रोडक्ट को एवरेज इंडस्ट्री प्राइस पर बेचती है, एवरेज इंडस्ट्री प्राइस पर बेचती है, ठीक है ना, टू अर्न ए प्रॉफिट हायर देन दैट ऑफ सेलर। अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एवरेज प्राइस पर बेचते हैं। ठीक है ना, या हो सकता है कि वो उसको एवरेज प्राइस से भी कम कर दें और बिलो द एवरेज इंडस्ट्री प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, या उसको और कम कर सकते हैं, किसको, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। मार्केट शेयर को, मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ कि
अपने प्रोडक्ट के मार्केट शेयर को इंक्रीज, मार्केट शेयर का मतलब उनके प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, जितने ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम हुए, मतलब कि कंज्यूमर्स को बढ़ाना, अपने कंज्यूमर्स को, मार्केट शेयर इंक्रीज का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स को बढ़ाना। ठीक, तो जब कंपनी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को फॉलो करती है, इसमें जो है क्या होता है, वो प्रोडक्ट की प्राइस या तो एवरेज से भी नीचे रखती है, एवरेज से भी नीचे रखती है, जिससे कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके और उनका मार्केट कवरेज बढ़ जाए, उनका मार्केट कवरेज बढ़े, और उसका क्योंकि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। हम इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्राइस और डिमांड होती है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। प्राइस कम, डिमांड हाई, प्राइस हाई, डिमांड लो, ठीक है ना। जो एक्सेप्शन केस है उनको छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जो जनरल रूल है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्राइस कम है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सिमिलरली जब कॉस्ट लीडरशिप, तो भाई अब कंपनी की कॉस्ट कम लगी है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कंपनी ने कम कॉस्ट लगाई है, तो उसकी प्राइस भी वो उसी हिसाब से रखेगी, कम कॉस्ट पर उसको प्राइस कम रखेगी, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इन द इवेंट ऑफ ए प्राइस वॉर, in the event of a price war, the firm can maintain some profitability while the competition suffers loss. अब अगर प्राइस वॉर चल रही है, प्राइस वॉर का मतलब है कि जब हर आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं और जो आपके इंडस्ट्री से और रिलेटेड लोग हैं, जब प्राइस वॉर चलती है मतलब कीमत को घटाने बढ़ाने की जब जंग चलती है, उसमें क्या था, कॉम्पिटिटर होते हैं। सीधी सी बात है, जिसका प्रोडक्ट सस्ता होगा वो जब निकल रहा है तो दूसरे लोग भी उस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने की सोचते हैं। क्यों, उनको भी तो मार्केट में सर्वाइव करना है ना, उनको भी मार्केट में सर्वाइव करना है। तो जब कभी भी इस तरह की प्राइस वॉर चलती है तो जिसकी कॉस्ट कम होती है, जिसकी कॉस्ट कम होती है वो उसका बेनिफिट ज़्यादा उठाता है। क्यों, एक तो पहली बात उसकी कॉस्ट कम लगी, कॉस्ट कम लगने से उसकी प्राइस कम हुई, प्राइस कम होने से उसका मार्केट शेयर बढ़ा, मार्केट शेयर बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। अगर वही अब मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर आपको देख करके अब वो प्राइस को वो भी घटाएंगे, अब उनकी कॉस्ट तो ऑलरेडी मुझे लगता है उतनी ही लगी हुई है, कॉस्ट तो ज़्यादा लगी हुई है। अब अगर वो अपनी प्राइस को नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, उनको फिर लॉसेस को सफ़र करना पड़ेगा, उनको लॉस को सफ़र करना पड़ सकता है। तो in the event of a price war, the firm can maintain some profitability while the competition suffers losses. आपको जो कॉम्पिटिटर है वो आपके लॉसेस को सफर कर सकते हैं। ठीक, या कभी कभी ये भी हो सकता है जस्ट इसका उल्टा, कि कुछ मार्केटर ऐसे भी होते हैं जो कंपनी को डाउन करने के लिए अपनी प्राइसेस को बहुत कम कर देते हैं, अपने प्राइसेस को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक कंपनी जब पूरी बंद हो जाती है तो फिर उसको वो खत्म कर देते हैं। ठीक है ना भाई, जब आप जरूरत से ज्यादा सस्ता बेचने लगेंगे, जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, अगर वो कोई बड़ी मछली है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो कुछ समय तक के लिए लॉस को अपना बियर कर सकता है, लेकिन अगर जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ज़्यादा समय तक उसको बियर नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तब वो फिर बड़ी कंपनी, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, उन्होंने इतना कम कर देते हैं वो कि वो जो दूसरे लोग हैं उसमें सर्वाइव कर ही नहीं पाते। ठीक, तो ये आजकल बहुत होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ even without a price war, as the industry matures and prices decline, the firms that can produce more cheaply will remain profitable for a longer period of time. अब मान लीजिए अगर प्राइस वॉर नहीं भी चल रहा, मान लीजिए अगर प्राइस वॉर नहीं भी चल रहा है, तो जैसे जैसे आपका मार्केट शेयर या इंडस्ट्री बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री ग्रोथ का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि केवल आप ही की है, इंडस्ट्री ग्रोथ का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे ऑटोमोबाइल का आप कोई एक कंपनी है टाटा, टाटा तो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी इंडस्ट्री हो गई। ठीक,
जैसे आपका निसान हो गया, हुंडई हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, इस तरह से महिंद्रा हो गया, ये सब पूरम। अब मान लीजिए कि अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, भाई कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस वॉर नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो प्राइसेस ऑलरेडी नीचे होती जाती है, ठीक है ना। तो जो फर्म आपका कम प्राइस दे रही है, जो फर्म आपकी कम प्राइस दे रही है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक टिकती है, वो मार्केट में लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट दे रही है तो लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जब आपको चीपर कोई चीज़ मिलेगी तो आप ज़्यादा मतलब कि खरीदेंगे खरीदेंगे। अब जैसे आप मार्केट जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर कोई चीज़ सस्ती है और सेम आपका जो ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है वो सेम है तो आप वो लोग ले लेते हैं। तो जो फर्म ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसका प्रॉफिट जो है लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक। द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी ऑलवेज टारगेट ए ब्रॉड मार्केट। ये जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है वो हमेशा बड़े मार्केट को टारगेट करती है, बड़े मार्केट को टारगेट करती है, मतलब कि हमेशा अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए करती है, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब वो प्राइस सस्ती होगी, जब अभी अगर छोटे मार्केट में, तो बड़े मार्केट में जब जैसे जैसे उसकी सेल बढ़ेगी तो वो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो और कम कर सकती है। जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है प्रॉफिट भी बढ़ता है, भले ही आपकी प्राइस कम हो, लेकिन अगर आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ा मतलब कि मार्केट शेयर बढ़ा तो क्या होगा, मार्केट शेयर बढ़ने से आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक। Now, firms that succeed in cost leadership often have the following internal strength. जो कॉस्ट लीडरशिप को जो फॉलो करते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, उनमें क्या क्या होता है देखते हैं। एक्सेस टू द कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेक a significant investment in production assets. This investment represents a barrier to entry that many firms may not overcome. अब कहते हैं एक्सेस टू द कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेक ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, उनके पास जो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है प्रोडक्शन एसेट में, प्रोडक्शन एसेट मतलब कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो एक्सेस कैपिटल रिक्वायर्ड है वो होता है, उनके पास एक्सेस कैपिटल होता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कैपिटल मतलब उनके ऑलरेडी पूंजी काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और उसमें और पूंजी कैपिटल लगा सकते हैं, ठीक। दिस इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट a barrier to entry that many firms may not overcome. इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके यहाँ जो दूसरे लोग हैं उनको पीछे छोड़ते जाएंगे, आप उनको पीछे छोड़ते जाएंगे। उनके लिए जो आपका ये कॉस्ट लीडरशिप है, जो आपकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है और जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो जो दूसरे लोग हैं उनको आप पीछे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनके लिए एक बैरियर का काम करती है, अदर कंपनीज है, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए एक बैरियर का काम करती है कि आप काफ़ी आगे निकलते चले जाएंगे। स्किल इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट फॉर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, की प्राइस तो ऑलरेडी सस्ती है ही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी है, जो स्किल्स हैं, वो दूसरों से बेटर है। आप जो है जो इतने कम कॉस्ट पर दे रहे हैं, इतनी कम कॉस्ट पर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपके पास स्किल्स और एफिशिएंसी मौजूद है मैन्युफैक्चरिंग की, जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को इतना चीपर प्रिपेयर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। स्किल इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट फॉर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास ऐसे ऐसे पर्सन्स हैं या ऐसी ऐसी मशीनरी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। नाउ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंजीनियरिंग, अभी देखिए जैसे हमने स्किल्स की बात करी, तो हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब कि
आपके पास बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, मशीनरी, सब कुछ है हाई लेवल का। आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन है, एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा रहे हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि आपके जब आपके पास ऐसे हाई हाई स्किल्ड पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। तो जैसे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें आपके पास काफ़ी एक्सपर्ट हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, तो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। तो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एफिशिएंट। अब उनके पास जो, अब ऐसा तो है नहीं कि जो उनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके रख लिया सारा प्रोडक्शन, वो उन्होंने केवल रखने के लिए किया है। उनके पास ऐसे चैनल्स भी होते हैं जहां पर वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेजते हैं और उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके पास, मतलब कि कई से ब्रोकर हो गए या रिटेलर हो गए या डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या होलसेलर हो गए, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उनके प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से कंपनी कॉस्ट लीडरशिप का बेनिफिट ले रही है। ये सब ऐसी स्ट्रेंथ है जिसका कंपनी कॉस्ट बेनिफिट लीडरशिप ले रही है। अब इसमें देखिए रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। अदम फर्म्स मे बी एबल टू लोअर देयर कॉस्ट एज वेल, अदर फर्म्स मे बी एबल टू लोअर देयर कॉस्ट एज वेल। हो सकता है कि कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे हों जो अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, हो सकता है। ये बात जरूरी तो है नहीं कि पूरे मार्केट में आप ही के हों, ठीक है ना। हो सकता है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे हों जिनके पास कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है, अपनी वो कॉस्ट को रिड्यूस करके आपको कम्पीट कर सकते हैं, आपको कम्पीट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जियो ने पहले कितना सस्ता, इतना सस्ता आपको प्लान दे दिया था। पहले तो उसने फ्री में दिया, फ्री में दिया। जो चीज, जो काम पहले आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे करके करते थे जियो के आने से पहले, तो क्या किया, उसके आने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई। पहले वही एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आपको कितने महंगे महंगे प्लान बेचती थी, आपको कितने महंगे महंगे प्लान देती थी। अब क्योंकि जो रिलायंस जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसने क्या किया, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। ठीक। अब जब बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में उतारा, तो उसकी वजह से जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ा और उनको भी वो सस्ते में देना पड़ा, उनको भी वो सस्ते में देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ही केवल मार्केट में हैं तो आप ही के पास कॉस्ट को रिड्यूस करने की क्षमता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, द कॉम्पिटिशन मे बी एबल टू लीप फ्रॉग द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। उसमें क्या है, लीप फ्रॉग का मतलब कि कई मेढक एक साथ उछलने लगते हैं ना, ठीक। तो उसमें से कई लोगों को उसमें चांसेस मिलता है, दस एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको आपको फिर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है वो कम हो जाएगा या वो खत्म हो सकता है, जो आप कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से उसका बेनिफिट आपके कॉम्पिटिटर को भी मिल सकता है। इसमें जानते हैं क्या होता है, जब कंपटीशन वो टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है ना, तो कंपटीशन में आपको अगर याद हो, एक खेल होता है
बच्चों का खेल है, उसमें क्या होता है कि एक बच्चा बाइंड हो जाता है, एक बच्चा बाइंड हो जाता है और दूसरा बच्चा उसके ऊपर से निकल जाता है। तो जो आप लोग गेम को नाम जो भी देते हो, जैसे एक बच्चा झुक गया और एक बच्चा उसके ऊपर से जंप करके दूसरी तरफ निकल गया, दूसरी तरफ जंप करके निकल गया। इसको ये गेम है जिसको हम लोग लीप फ्रॉग बोलते हैं, लीप फ्रॉग। So as technology improves, the competition may be able to leapfrog the production capabilities. अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो ये लीप फ्रॉग का एक कैपेबिलिटी, मतलब कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है जो उसमें हो सकती है। क्या कि अगर किसी के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई तो वो आपको जंप करके आगे निकल जाएगा, दस एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसकी वजह से आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो खत्म हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़ने का। इसीलिए हमेशा टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आती रहती है उनसे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट रहना चाहिए। अगर आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी है तो आपको हमेशा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास टेक्नोलॉजी आपसे अच्छी है तो वो उसका ज़्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आपको पीछे करने के लिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है आपका कंपटीशन जो है, आपको जो कंपटीटर है आपको पीछे छोड़ करके आपको आगे निकल सकते हैं। नाउ several firms following a focus strategy and targeting various narrow markets may be able to achieve an even lower cost within their segments and as a group gain significant market share. अब बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। फोकस स्ट्रेटजी का मतलब कि जो नैरो मार्केट, फोकस स्ट्रेटजी में भी क्या, जब वो नैरो मार्केट मतलब कि जो छोटे छोटे मार्केट होते हैं उनको टारगेट करते हैं, अलग अलग कई छोटे छोटे मार्केट को टारगेट करते हैं एंड वी मे बी एबल टू अचीव एन इवन लोअर कॉस्ट विद इन देयर सेगमेंट। जब वो छोटे छोटे मार्केट को टारगेट करेंगे तो क्या है कि उन छोटे छोटे टारगेट की वजह से उनकी कॉस्ट कम हो सकती है उस सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उनकी कॉस्ट कम हो सकती है। और इससे जब वो एक पूरा मार्केट शेयर बनाएंगे तो वो छोटे छोटे मार्केट शेयर की वजह से वो काफी ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। क्या उन्होंने अपनी कॉस्ट कम रखी केवल छोटे छोटे मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन वही जब छोटे छोटे मार्केट कई ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो एक काफी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। मान लीजिए अभी कानपुर, कानपुर में फिर लखनऊ, लखनऊ में फिर बनारस, बनारस के बाद फिर आगरा। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करते चले थे। पहले एक छोटा सा मार्केट उन्होंने कैप्चर किया, वहां पर अपनी कॉस्ट कम लगा करके अपना वो कर दिया। जब वो मार्केट कैप्चर हो जाएगा तो वो दूसरे मार्केट पर भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, तो इनका बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनका टारगेट इस तरह की स्ट्रेटजी पर होता है जिसको हम लोग फोकस स्ट्रेटजी के तौर पर बोल सकते हैं। ठीक, नाउ a leading cost strategy for McDonald's is the ability to purchase the land and building of its restaurant. अब यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। A leading cost strategy for McDonald's is the ability to purchase the land and building of its restaurant. इसका क्या है कि मैकडोनल्ड्स का उसकी एक कॉस्ट स्ट्रेटजी है कि लैंड को खरीदना और उस पर बिल्डिंग बनाकर, बिल्डिंग इसके लिए मैकडोनल्ड्स है वो एक रेस्टोरेंट की चेन है, वो एक रेस्टोरेंट की चेन है जिसमें वो अपना प्रोडक्ट सर्व करती है। तो मैकडोनल्ड्स ऑल्सो डेवलप ए स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ लेबर फॉर इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइट मैनेजमेंट कंट्रोल एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, creating a strong top-down style of management is another leading cost strategy for McDonald's. कॉस्ट स्टडी, लीडिंग कॉस्ट स्टडीज की क्या थी, जमीन को खरीदना और उस पर बिल्डिंग बना करके उसको रेस्टोरेंट बनाना। लेकिन वो जानते हैं कि जब आप लैंड और बिल्डिंग बनाएंगे सब, तो इसमें सबसे पहले तो वो कॉस्ट के हिसाब से देखिए कॉस्ट कहाँ कम पड़ रही है। दूसरी बात, अगर आप इन सब चीज़ों में जैसे लेबर है, मैनेजमेंट कंट्रोल अगर नहीं है,
इन सब चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये बनता था तो उन्होंने लेबर डिवीजन किया। लेबर डिवीजन, जो उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें लेबर डिवीजन कर दिया, उसमें कई डिवाइड कर दिए, ग्रुप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जिस तरह से उन्होंने कई डिवाइड कर दिए। और उसमें टाइट मैनेजमेंट कंट्रोल, जो प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए है, टाइट मैनेजमेंट कंट्रोल किया। भाई कई डिवीजन बन गए तो हर डिवीजन में अपना अलग अलग हेड, और वो अपने डिवीजन को क्या करेगा, पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। सो क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग टॉप डाउन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज अनदर लीडिंग कॉस्ट स्ट्रेटजी फॉर मैकडॉनल्ड्स। तो उससे क्या हुआ, जब ऐसे आपके कई डिवीजन बन गए तो उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी हैं सबके बीच में एक मॉनिटरिंग कंट्रोल बना हुआ है, एक मॉनिटरिंग कंट्रोल बना हुआ है, मैनेजमेंट का कंट्रोल। तो इस मैनेजमेंट कंट्रोल की वजह से वो कॉस्ट लीडिंग का बेनिफिट उठाती है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स कॉस्ट लीडिंग लीडरशिप का बेनिफिट उठाती है। नाउ यूजिंग फेवर इन स्टोर मैनेजर अलाउज द कंपनी टू हायर लोअर वेज वर्कर्स टू कंप्लीट टास्क। अब देखिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं, अगर उनको कुछ भी हायर करना होता है तो सीधा उनको वो बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट निकालते हैं, या इस तरह से करना होता है। जब गवर्नमेंट है, अगर उसको चपरासी की भी भर्ती करनी हो तो क्या करती है वो, एक लंबा वो निकालेगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो फिर उसमें एग्जाम करवाना, इंटरव्यू करवाना, इस तरह से काफ़ी कुछ उसमें हो सकता है। ठीक, मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, लेबर डिवीजन करने के लिए उन्होंने जहां पर रेस्टोरेंट है वहां पर एक केवल स्टोर मैनेजर रखा, और उनको उससे कहा कि आप यहाँ पर जितनी कम से कम कीमत पर या सैलरी पर या वेज पर आप वर्कर्स को रख सकते हो आप रख लीजिए, आप जो है रख लीजिए आपको काम करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैनेजर कि हमें जितना हम कम कीमत देंगे उतना हमें बेनिफिट होगा, तो वो क्या करते हैं कि बहुत कम कीमत पर लोगों को हायर करते हैं, बहुत कम कीमत पर लोगों को हायर करते हैं। तो अगर आप देखें तो मैकडॉनल्ड्स वगैरह में आपको सेल्फ सर्विस होती है, आपको सेल्फ सर्विस होती है। वहाँ पर ऐसा नहीं, आप जाएंगे तो वेटर आकर के पूछेगा क्या ऑर्डर है, फिर आपका प्लेट साफ किया, फिर ये किया वो किया, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। आप वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पर खुद ही ऑर्डर करेंगे, खुद ही सामान लेकर के खुद ही सीट पर बैठेंगे। ठीक, हाँ उनके जैसे साफ करने वाला होगा तो लास्ट में एक साफ करने वाला पूरा होगा, बस बाकी खत्म। बाकी आपको ये सोचना है कि आपको ऑर्डर आएगा वो हम ऑर्डर देंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो मैकडॉनल्ड्स में सेल्फ सर्विस होती है, जिसकी वजह से उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं वो केवल आपको प्रोडक्ट देने में होते हैं। प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया तो अब आपको क्या है कि एक्स्ट्रा वर्कर वहां पर एक तो मिलेंगे नहीं, आपको एक्स्ट्रा वर्कर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, उनकी भी आपको जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। भाई आपको कई लोगों को मैनेज करने के लिए कई बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब होटल में जैसे आप जाते हैं ना तो कई वेटर लगे होते हैं, अगर आपको खुद ही लेना हो तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बनाने वाले हो तो उसी से काम हो जाता है। तो वहाँ पर बनाने वाला ही आपको दे रहा है तो आपका काम हो जाता है। तो ये मैकडॉनल्ड्स की कॉस्ट सेविंग की स्ट्रेटजी है। ठीक, नाउ after nearing complete bankruptcy in the 1980s, Apple clawed its way back into the personal electronic industry through smart business practice and highly desirable consumer goods. जो एप्पल है 1980 में लगभग बैंकरप्ट हो गया था, मतलब कि कंगाल हो गया था। बैंकरप्सी का मतलब होता है कंगाल होना। आफ्टर नीरिंग कंप्लीट bankruptcy in the 1980s, Apple clawed its way back into the personal electronics. 1980 में लगभग कंगाली के हद तक पहुंचने के बाद एप्पल ने क्या किया, उसने बैक किया, मतलब कि फिर से प्रोड्यूस करना क्या चालू किया, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थ्रू स्मार्ट बिजनेस। स्मार्ट बिजनेस के जरिए उसने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बनाना चालू किया एंड हाईली डिजायरेबल कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर को हाईली डिजायर्ड, कंज्यूमर की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से, उस हिसाब से उसने प्रोडक्ट को डेवलप करना चालू किया। अब देखिए यहाँ पर एप्पल के कुछ लोगो दिए हुए हैं। जो एप्पल का सबसे पहला लोगो था जो आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं, ये था 1976।
फिर उसके कुछ ही दिनों बाद चेंज हो गया था, फिर इस तरह का एक एप्पल टाइप का ये आ गया था 1976 टू 1998 तक। अब इस समय देखिए, जो इस समय इसका करंट लोगो चल रहा है वो इस तरह का चल रहा है, जो आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है। ठीक, एप्पल यूजेस लो कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल्स टू डेवलप द चीपेस्ट कंज्यूमर गुड्स पॉसिबल। उसने क्या किया कि जो वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने उसमें सबसे कम कॉस्ट पर, जो लो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने परचेज करना चालू किया, जिससे कि वो कंज्यूमर गुड्स जितना से जितना सस्ता हो सके, जितना से जितना ज़्यादा सस्ता हो सके उतना सस्ता कंज्यूमर गुड्स को बनाने की उन्होंने कोशिश की। तो क्रिएटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस एग्रीमेंट विद कंपनीज लाइक AT&T for web hosting and other applications helps Apple stay focused on developing products rather than internet hosting or access। तो अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए एप्पल ने क्या किया, AT&T एक कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट किया, इसके लिए वेब होस्टिंग के लिए। पहले एप्पल इंटरनेट होस्टिंग खुद ही करती थी, इंटरनेट होस्टिंग वेब होस्टिंग खुद ही करती थी, लेकिन बाद में उसने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। ठीक, और उसके जरिए उसने फिर उसका पूरा फोकस, पहले क्या था कि इंटरनेट होस्टिंग पर भी ध्यान देना है, जो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन जब उसने AT&T के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो उसका अब इंटरनेट होस्टिंग का काम तो उसका खत्म हो गया, वो तो अब पूरा AT&T देखेगी। अब उसका पूरा फोकस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर हो गया, पूरा फोकस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर हो गया। तो आप देखेंगे कि जब उसके प्रोडक्ट पर डेवलपमेंट होगा तो एक ही चीज उसको बनानी थी, तो वो कितनी बेटर क्वालिटी की निकल करके आई, कितनी बेटर क्वालिटी की निकल करके आई कि इस समय एप्पल दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक है। ठीक, तो इस तरह से वो कॉस्ट लीडरशिप को एंजॉय किया उन्होंने एप्पल ने। नाउ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, अब हमने अभी तक पढ़ा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, अब पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या होती है? अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कॉल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस that offers unique attributes that are valued by customers and that customer perceive to be better than or different from the product of the competition। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपको कंपनी का एक टारगेट होता है कि जो कस्टमर है हम उसको एक बहुत अच्छी और यूनिक चीज दें, हम उसको यूनिक ये नए फीचर्स या नई क्वालिटी दें जो कि उनके कॉम्पिटिटर में ना हो, जो कि उनके कॉम्पिटिटर में ना हो। ठीक, तो आप देखते हैं कि जितने भी आप एडवर्टीजमेंट या प्रोडक्ट ऐसे देखते रहते हैं, भले ही पुराने हो गए हैं तो समय के साथ उनके क्या है कि कुछ ना कुछ फीचर मॉडिफाइड करके वो लोग बताते रहते हैं कि हमने इसमें नया ये कर दिया, हमने यही नई टेक्नोलॉजी जोड़ दी, हमने इसमें नए फीचर आ गया, पहले इस फॉर्म में था अब इस फॉर्म में आ गया। ये क्यों? ताकि उनको आपको लगे कि आप जो है कुछ नया ले रहे हैं, आप कुछ नया ले रहे हैं, जिससे कस्टमर को ये है कि हम पहले से बेटर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये सोचते हैं कि उनका जो कॉम्पिटिटर हैं उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ना ले पाए, या वो आपकी स्ट्रेटजी को क्या करें, जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं उसको फॉलो ना कर पाए। उससे पहले आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें आपके कॉम्पिटिटर से पहले। तो the value added by the uniqueness of the product may allow the firm to charge a premium price for it। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एक मोबाइल की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक रेडमी मोबाइल चलता है और भी कई ढेर सारे मोबाइल हैं। एक मॉडल है, मान लीजिए कोई भी XYZ, ABC मोबाइल कंपनी का एक मॉडल है XYZ। ठीक, उसमें उन्होंने कई फीचर दिए और बताया कि ये उनका बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उनका बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और इसकी कीमत रखी उन्होंने 5000 रुपये, 5000 रुपये रख दी। इसके साथ ही अब क्या है
कि दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो भी नियर अबाउट 5000, 5,000, 5,500 इस तरह से, या 4,000 इस तरह से आ रहे हैं। ठीक, आप बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपके कंपटीटर से क्या क्या फीचर अच्छे हैं, उसमें ये यूनिकनेस, ये यूनिकनेस। अब आप कुछ दिनों बाद क्या करते हैं कि उसी प्रोडक्ट को एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। आप एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसमें आप बताते हैं कि देखिए हमारा उस प्रोडक्ट में जो भी था, इसमें उससे बेटर फीचर है, इसमें उससे बेटर फीचर हैं। आपने फिर उसमें कैमरा और ज़्यादा मेगापिक्सल को जोड़ दिया, उसकी रैम और ज़्यादा जोड़ दी, इस तरह से आपने उसमें कई फीचर कहा कि आपने उसमें बढ़ा दिए। फिर जो उसकी कीमत पहले थी, मान लीजिए 5,000, अब उसका आप चार्ज कर रहे हैं 8,000। अब उसी मोबाइल का आप चार्ज कर रहे हैं 8,000 केवल कुछ फीचर या कुछ वैल्यू ऐड करने से। कुछ फीचर और एट्रीब्यूट आपने उस प्रोडक्ट में और ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आप उसमें क्या है, प्रीमियम प्राइस उसको चार्ज कर रहे हैं। आपने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा उसका चार्ज कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो मोबाइल कंपनीज हैं इसका कैसे बेनिफिट लेती हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी जो मेगापिक्सल का कैमरा है, एक आप मोबाइल लेते हैं, मान लीजिए 8,000 का है, उसमें कैमरा देंगे वो मान लीजिए 15 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, मान लीजिए जो भी एक किया, जस्ट अगले उसी मॉडल का सेम सेम प्रोडक्ट, केवल एक या दो फीचर बढ़ेंगे। अब जो अगला प्रोडक्ट है उसमें से उसमें 1,000 रुपये बढ़ा देंगे और कहेंगे कि इसका कैमरा अब जो है कितना, 30 मेगापिक्सल का है, एक फीचर बढ़ा, उसकी प्रीमियम प्राइसेस उन्होंने चार्ज करने चालू कर दी। The firm hopes that the higher price will more the cover the extra cost incurred in offering the unique product. तो ऑर्गेनाइजेशंस का मानना ये होता है कि जो उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा फीचर जोड़ा, एक्स्ट्रा फीचर जो एक्स्ट्रा फीचर जोड़ा है, उससे वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है वो कवर हो जाएगी। जो आपसे वो चार्ज कर रहे हैं उससे उनके एक्स्ट्रा कवर कॉस्ट जो है कवर हो जाएगी, उस केवल एक्स्ट्रा फीचर। अब वो आप देखिएगा कि जब कभी भी एक तरह के मॉडल होते हैं, जैसे रेडमी का 9A या वीवो को Y1 इस तरह से हो, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं एक दो फीचर है, किसी में बैटरी बैकअप जाता है, किसी में बैटरी बैकअप कम है, उसी के 1,000 या 500 रुपये आपको आगे पीछे हो जाते हैं, 1,000 रुपये कम किसी ने ज़्यादा, इस तरह से हो जाते हैं। देखिए जब मैन्युफैक्चर होता है तो कॉस्ट तो वही लगती है, केवल एक या दो फीचर बढ़ाने से वो प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो उनकी वहाँ जो कॉस्ट लगी होती है, जो कॉस्ट लगी होती है, तो उससे वो एक्स्ट्रा कवर करते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट को कवर कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन, क्या कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको बेटर फीचर, बेटर एट्रीब्यूट से बेटर वैल्यू के साथ ऐड करके आपको कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक, firms that succeed in a differentiation strategy often have the following internal strength. उसके पास क्या क्या इंटरनल स्ट्रेंथ हो सकती हैं, देखिए जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। एक्सेस टू लीडिंग साइंटिफिक रिसर्च, भाई सीधी सी बात है, अब अगर प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी या कोई फीचर इंप्रूव कर रहे हैं तो आपके पास साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तभी आप उसको ऐड कर पा रहे हैं। तो आपके पास बेटर रिसर्च टीम होगी, R&D का एक अच्छा डिपार्टमेंट होगा जिसमें आप आगे होंगे, जिसकी वजह से आप उस फीचर को ऐड कर पा रहे हैं। ठीक, आगे हाईली स्किल्ड एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, आपके पास एक ऐसी एक्सपर्ट की टीम है जो हाईली स्किल्ड है और आपको बढ़िया अच्छे नए नए प्रोडक्ट डिजाइन करके दे रही है, डेवलप करके दे रही है। आपके पास इंजीनियर्स की या आपके मैनेजमेंट की टीम ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है और आपको नए प्रोडक्ट अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे फीचर्स के साथ डेवलप करके दे रही है। स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम, आपके पास जो सेल्स टीम है वो बहुत अच्छी है, क्यों, क्योंकि आप जो भी बना रहे हैं उसको वो मार्केट में कस्टमर को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको अपनी डील में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम विद द एबिलिटी टू सक्सेसफुल कम्युनिकेट द परसीव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपकी सेल्स टीम है वो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ इतने अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर रही है कि उनको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिससे जो आपकी सेल्स टीम है
वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। क्यों? क्योंकि वही आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने का काम करती है और ये बताती है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये क्या है? वो कम्युनिकेशन का एक ऐसा जरिया है जो आपके मार्केट के और प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। ठीक। कारपोरेट रेपुटेशन फॉर क्वालिटी एंड इनोवेशन, और इसके साथ ही आपकी कंपनी की गुडविल क्या है? आपकी कंपनी की गुडविल क्या है? आप क्या नया नया करते रहते हैं? आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी? ये भी आपके डिफरेंशिएशन को आपको स्ट्रॉन्ग करता है कि आप जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें नया कुछ फीचर ऐड कर रहे हैं, तो कंपनी के रेपुटेशन पर भी डिपेंड करता है। कंपनी की रेपुटेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी बोल दे कि हमने ये किया है, तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। यही अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो करती है कि हमने इसमें नए नए फीचर जोड़े हैं, इसमें ये क्वालिटी है, तो हम लोग उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जैसे फूड प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें जो हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांडेड, तो मानते हैं कि ये बड़ी कंपनी है, ये इसमें क्वालिटी होगी। ठीक। तो कंपनी की रेपुटेशन भी काफ़ी मायने रखती है। नाउ रिस्क इन्वॉल्व, अब इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं? इमिटेशन बाय कंपटीटर्स एंड चेंजेस इन कस्टमर टेस्ट, आपके कंपटीटर आपको इमिटेट कर सकते हैं और हो सकता है कि आपके कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए। कस्टमर के टेस्ट चेंज होने का मतलब कि हो सकता है कस्टमर अभी आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हो और हो सकता है उसका मूड बदल जाए तो दूसरा इस्तेमाल करने लगे। ये एक काफ़ी बड़ा रिस्की काम है। वेरियस फर्म्स परसिंग फोकस स्ट्रेटजी may be able to achieve even greater differentiation in their market segment. Various firms pursuing focus study may be able to achieve even greater differentiation in their market segment. ये भी हो सकता है कि जो कुछ अलग कंपनीज हैं, वो उस मार्केट सेगमेंट में कुछ ज़्यादा कर रही हो। इसमें पॉसिबल हो सकता है कि जो फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं, जो फोकस स्ट्रेटजी को जो फर्म फॉलो कर रही हैं, हो सकता है कि डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा मार्केट शेयर को कवरेज कर पाए। फोकस स्ट्रेटजी, वेरियस फर्म परसिंग फोकस स्ट्रेटजी, जो फर्म डिफरेंट डिफरेंट जो फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं, मे बी एबल टू अचीव इवन ग्रेटर डिफरेंशिएशन, वो ज़्यादा डिफरेंशिएशन को अचीव करती हैं इन देयर मार्केट सेगमेंट, वो अपने मार्केट सेगमेंट। अब ये सेगमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं सेगमेंट में, कि कोई किस एरिया में या किस टेस्ट के या किस कंज्यूमर को आप दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट। तो ये फोकस स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। फोकस स्ट्रेटजी क्या होता है अभी आगे देखते हैं। नाउ मेडिमिक्स का एक एग्जांपल देखें। मेडिमिक्स हर्बल सोप डिफरेंशिएटेड इटसेल्फ ऑन द हर्बल प्लैंक 2 decades back when there were only synthetic soap। आज से अगर 2-2.5 दशक पहले देखा जाए, मतलब 20-25 साल पहले, तो केवल सिंथेटिक सोप चलते थे। मेडिमिक्स ने क्या किया? हर्बल सोप को एक नया प्रोडक्ट, उसमें नए फीचर्स, नए एट्रीब्यूट के साथ लॉन्च किया। अब a new brand of herbal soap launch in today's context has to probably define the herbal quantity through an enhanced mix of ingredients to convey the differentiation, because herbal is the proposition of several brands, both new and old। अब देखिए, तो उन्होंने एक हर्बल सोप का एक नया ब्रांड लॉन्च किया। आज के पर्सपेक्टिव को देखते हुए उन्होंने नया एक ब्रांड लॉन्च किया, हर्बल सोप। अब उसमें बताया कि हमने इसमें ये तुलसी डाला, हमने इसमें नीम डाला, हमने इसमें ये डाला, उसमें नेचुरल हर्बल चीज़ें उसमें डाली। और जो पहले सिंथेटिक सोप आता था, उन्होंने कहा इससे देखिए कितना डिफरेंस है, हमारा ये एक नया प्रोडक्ट है, हमारा नए के रूप में पुराना एक, कि हमने इसमें कितना मॉडिफिकेशन करके हमने ऐसे। तो ऐसे बहुत से ब्रांड इस तरह से करते हैं, ऐसे बहुत से ब्रांड करते हैं। देखिए फेयर एंड लवली का देखिए, पहले फेयर एंड लवली था, ग्लो एंड लवली, उसमें बताया कि ये आपका उसमें चेंजेस हो गया। और एक और पियर्स का था, उसमें पहले कुछ नहीं आता था, अब उसमें पता नहीं कार्बन वगैरह ऐड करके बताते हैं कि अब देखिए इसमें कितना वो हो जाता है। सोप्स में भी ऐसे आते हैं, पहले आपको कुछ दूसरा था, अब देखिए उसमें कितने फीचर्स हैं। हर्बल के नाम पर देखिए आप कितने उसमें बताते हैं कि लौंग, पुदीना, तुलसी, पता नहीं क्या होता है, जो डालते भी हैं कि नहीं डालते हैं, या केवल उसका इसेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है इससे
कि जो ब्रांड है वो एक नए फीचर, नए एट्रीब्यूट के साथ आपको लॉन्च किया गया है, नए फीचर और नए एट्रीब्यूट के साथ लॉन्च किया है टू कन्वे द डिफरेंशिएशन, बिकॉज हर्बल इज द प्रोपोजिशन ऑफ सेवरल ब्रांड बोथ न्यू एंड ओल्ड। अब जो हर्बल अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, वो कई ब्रांड चाहे नए या पुराने हों उनको आप अगेंस्ट में उसको देख रहे हैं कि वो सिंथेटिक सोप है, ये हमारा हर्बल सोप है, इससे ज़्यादा नुकसान होता है सिंथेटिक सोप से और हमारे सोप से ज़्यादा आप सेफ रहते हैं। नाउ द एस्टैब्लिश्ड मेडिमिक्स ब्रांड इज करंटली रनिंग ए कैंपेन। अब जो है जो मेडिमिक्स ब्रांड है वो एक कैंपेन चला रहा है विच कन्वे द ब्रांड बेनिफिट्स थ्रू एप्रोप्रिएट इमेजरी। जो क्या कर रहा है, वो उस ब्रांड के बेनिफिट्स को अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको इमेजिनरी वो इमेजेस में प्रेजेंट करता है या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा दिखा रहा है जिससे आपको दिखाता है कि आपको इससे कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जो है आप उसको एडवर्टीजमेंट देखिए मेडिमिक्स वगैरह के, तो उसमें दिखाता है कि आपको ये जो हम हर्बल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसको पिक्चराइज करके एडवर्टीजमेंट करके जैसे भी हो आपको वो दिखा रहा है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज फोकस स्टडी। फोकस स्टडी क्या होती है? द फोकस स्टडी कंसंट्रेट्स ऑन ए नैरो सेगमेंट एंड विद इन दैट सेगमेंट अटेम्प्ट्स टू अचीव आइदर ए कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या होता है कि नैरो सेगमेंट, एक छोटे मार्केट में इसको हम लोग फोकस करते हैं। अब वो दोनों में से उसका कॉस्ट एडवांटेज भी ले सकते हैं या तो फिर हम डिफरेंशिएशन के थ्रू ले सकते हैं। दोनों के जरिए या तो कॉस्ट एडवांटेज ले लें या तो फिर डिफरेंशिएशन ले लें, हम जैसा भी उसमें अटेम्प्ट करना चाहें। ठीक, द premises is that the needs of the group can be better serviced by focusing entirely on it. The premises that the needs of the group can be better serviced by focusing. अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये मानना होता है कि अगर हम एक नैरो मार्केट को टारगेट करते हैं तो हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक छोटा मार्केट है, तो छोटा मार्केट होता है हम उसको बेटर फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब हमारे पास छोटा मार्केट है उसको बेटर सर्विस दे सकते हैं, फोकस भी उसमें अच्छे तरीके से, पूरे मार्केट को हम बेटर तरीके से हम सर्विस कर सकते हैं। नाउ ए फर्म यूजिंग ए फोकस स्ट्रेटजी ऑफन एंजॉय ए हाई डिग्री ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं तो वो क्या होते हैं कि उनमें कस्टमर लॉयल्टी ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है कि जब एक लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड मार्केट में वो अपने कस्टमर्स को बनाते हैं तो वहाँ पर कस्टमर्स को केवल उस वही प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है ना, तो एंड दिस एंट्रेंस लॉयल्टी डिस्करेज अदर फर्म्स फ्रॉम कम्पीटिंग डायरेक्टली। तो ये क्या होता है कि इससे जो दूसरे अदर फर्म्स हैं उनकी जो लॉयल्टी है उसको रिड्यूस कर देता है, उनको रिड्यूस कर देता है। तो दूसरे जो फर्म है वहाँ पर इतनी जल्दी कम्पीट नहीं कर पाते हैं। आगे, बिकॉज ऑफ देयर नैरो मार्केट फोकस फर्म्स परसुइंग ए फोकस स्टडी हैव लोअर वॉल्यूम एंड देयरफॉर लेस बार्गेनिंग पावर विद देयर सप्लायर। यहाँ पर देखिए बिकॉज ऑफ देयर नैरो मार्केट फोकस, अब उनका फोकस कहाँ पर, बहुत छोटे मार्केट पे। फर्म्स परसुइंग ए फोकस स्टडी हैव लोअर वॉल्यूम, उनका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा नहीं होता, वो कम ही होता है। एंड देयरफॉर लेस बार्गेनिंग पावर विद द सप्लायर। अब क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट या उसमें जो रॉ मटेरियल की सप्लाई वगैरह होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा बल्क में खरीदते हैं तो आपको बार्गेनिंग करने के लिए और वो स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि जब बल्क में खरीदते हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन आप बल्क में नहीं खरीदेंगे तो फिर आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। ये आप जो है जो माइकल पॉटर का एक कॉम्पिटिटिव मॉडल है, 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव मॉडल, आप उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी सप्लायर्स के साथ, जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं ना उसके आपके साथ बार्गेनिंग पावर कम होगी। नाउ हाउएवर फर्म्स परसुइंग ए डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटजी may be able to pass higher cost on to customer since close substitute product do not exist। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भले ही फर्म जो है आपको जो फर्म डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो करती है वहां पर क्या होता है,
अब चूंकि उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा लगी होती है, क्यों, उसके सप्लायर से बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो उसको जितना रॉ मटेरियल मिला है वो हायर कॉस्ट पर मिला है, हायर प्राइस पर मिला है, तो उसकी हायर कॉस्ट होगी। लेकिन क्योंकि उसका मार्केट नैरो है, उसको ज़्यादा मार्केट टारगेट उसने नहीं किया, मार्केट शेयर उसका ज़्यादा नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है उस मार्केट में वो जल्दी नहीं आ पाता, उसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है वो नहीं हो पाता है, और वो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट अपने ही देने में इजली सक्सेस होते हैं, इजली वो सक्सेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस मार्केट में सभी लोग, जैसे एक चीज़ और बताते हैं कि जब किसी मार्केट में आप अपने किसी ब्रांड को जानने लगते हैं तो आप उसको मोस्टली फॉलो करते हैं, आप उसको ही परचेज करते हैं। तो जब दूसरा कोई ब्रांड आता है तो वो जल्दी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो जो नैरो मार्केट होता है उसमें जो आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है वो जल्दी एडजस्ट नहीं होता, वो जल्दी नहीं आता है। ठीक, नाउ फर्म्स दैट सक्सीड इन ए फोकस स्ट्रेटजी ऑफन हैव द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रेंथ। अब उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, देखिए, द फर्म इज एबल टू टेलर a broad range of product development steps to a relatively narrow market segment that they know very well. The firm is able to tailor a broad range of product development. अब जो स्ट्रेटजी इस फोकस जो ऑर्गेनाइजेशन इस फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इस फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, अब वो चाहें तो, क्योंकि उनका जो मार्केट सेगमेंट है जो नैरो है, तो वो उस मार्केट को बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वहाँ पर वो ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और ब्रॉड रेंज में कर सकते हैं। ठीक, रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, इमिटेशन एंड चेंजेस इन देयर मार्केट सेगमेंट, हो सकता है कि उनके जो टारगेट सेगमेंट है वो बदल जाए, उनके जो टारगेट सेगमेंट है, मान लीजिए आपने जिस मार्केट को टारगेट किया था, अगर वो बदल जाते हैं, अगर वो चेंज हो जाते हैं, तब आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका बेनिफिट फिर आप नहीं ले पाएंगे। इमिटेट एंड चेंज इन द टारगेट मार्केट, मतलब कि कोई आपकी नकल कर ले या सेगमेंट बदल जाए, तो फिर ये आपका एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इमिटेट एंड चेंज इन द टारगेट सेगमेंट, इमिटेशन मीन्स नकल करना एंड चेंजेस मीन्स बदल जाना इन द टारगेट सेगमेंट। तो जो आपने मार्केट टारगेट किया हुआ है उसकी कोई कॉपी कर ले या बदल दे, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। इट मे बी fairly easy for a broad market cost leader to adopt a product in order to compete directly. अब ये कहते हैं इट मे बी फेयरली इजी फॉर ए ब्रॉड मार्केट कॉस्ट लीडर, जो आपका ब्रॉड मार्केट होता है वहाँ पर आप इसको आसानी से ज़्यादा ईमानदारी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ ये ज़्यादा आसान होगा। अडॉप्ट इट्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कम्पीट डायरेक्टली, वहाँ पर इसको डायरेक्ट कम्पीट करने के लिए क्या होगा, आप ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कोई बड़ा मार्केट बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके लिए, क्योंकि आप नैरो मार्केट सेगमेंट में हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको छोटे मार्केट को कैप्चर करने में उसको ज़्यादा आसानी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होगा, वो आपको कम्पीट कर सकता है डायरेक्टली, क्योंकि आप नैरो मार्केट में वहाँ पर आप ही हैं, आपका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो उसके लिए कंपटीशन आसान हो जाता है, केवल एक ही को पीछे करना है उसको। नाउ other focusers may be able to carve out sub-segments that they can serve even better. Other focusers may be able to carve out सब-सेगमेंट। अब कह रहे हैं कि जब मान लीजिए आप अगर फोकस स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो कुछ और भी ऐसे फोकसर्स हो सकते हैं, कुछ और भी ऐसे फोकसर्स हो सकते हैं जो सब सेगमेंट, जैसे आपने फीमेल का लिया तो फीमेल में उन्होंने टीनेजर्स का ले लिया, उसके ऊपर सब सेगमेंट होते हैं, उनको फोकस करके वो आपसे बेटर सर्व कर सकते हैं, आपसे बेटर सर्व कर सकते हैं। तो ये भी एक रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है। पेप्सिको का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाय सक्सेसफुल अडॉप्टिंग द फोकस स्ट्रेटजी सिंस 1997, पेप्सिको हैज emerged एट द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर पैकेज गुड्स कंपनी। ठीक,
फोकस स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद 1997 में पेप्सिको दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर पैकेज गुड्स कंपनी बन गई थी। द कंपनी हैज सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथेंड इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द बेवरेज सेगमेंट। बेवरेज सेगमेंट का मतलब कि उसका जो है जो कोल्ड ड्रिंक का है उसमें सब उसकी ताकत वो सबसे बड़ी थी और उसमें उसने कॉम्पिटिटिव पोजीशन अचीव कर ली थी बाय एक्वायरिंग leading beverage company like Tropicana Products July 1998, South Beach Beverage Company October 2000 and Quaker Oats December 2000। जो पेप्सिको है उसने 1998 में ट्रॉपिकाना को, 2000 में साउथ बीच को और 2000 में ही ओट्स को, इन कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से जो पेप्सिको है आपकी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर पैकेज गुड्स कंपनी बन गई थी। ठीक, अब ये इसका एक प्रॉपर कंपैरिजन है कि आपका क्या क्या इसमें आया है, ये हमने सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया है। देखिए एंट्री बैरियर किसमें होता है, कॉस्ट एबिलिटी टू कट प्राइस इन रिटेलिएशन डेटर्स, पोटेंशियल एंट्रेंट्स, डिफरेंशिएशन है, कस्टमर लॉयल्टी कैन डिस्करेज पोटेंशियली एंट्रेंट्स। जो एंट्री बैरियर्स हैं ये हैं, ये फोकस में फोकसिंग डेवलप्स कोर कंपेटेंसी दैट कैन एक्ट एज एन एंट्री बैरियर। ठीक, बायर पावर में देखिए एबिलिटी टू ऑफर लोअर प्राइस टू पावरफुल बायर्स। पावरफुल बायर्स हैं उनको लोअर प्राइस पर हम दे सकते हैं। लार्ज बायर्स हैव लेस पावर टू नेगोशिएट बिकॉज ऑफ फ्यू क्लोज अल्टरनेटिव्स। जो इसमें बड़े बायर्स होते हैं उन पर क्या है, नेगोशिएशन पावर कम होती है, हैव लेस पावर टू नेगोशिएट बिकॉज, क्योंकि उसके कुछ क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। लार्ज बायर्स हैव लेस पावर टू नेगोशिएट बिकॉज ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स। ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ फोकस में बायर पावर सेम रहती है। सप्लायर पावर डिफरेंशिएशन में देखिए, पहले उसमें कॉस्ट लीडरशिप में देख लीजिए, बेटर इंसल्टेड फ्रॉम पावरफुल सप्लायर्स, बेटर इंसुलेटेड फ्रॉम पावरफुल सप्लायर्स। इसमें उनको ज़्यादा इंसुलेटेड मिलता है पावरफुल सप्लायर से। और डिफरेंशिएशन में बेटर एबल टू पास ऑन थ्रू सप्लायर्स प्राइस इंक्रीज टू कस्टमर्स एंड इन फोकस सप्लायर्स हैव पावर बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम। इसमें सप्लायर्स के पास पावर होती है क्योंकि उनका वॉल्यूम कम होता है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट किस में होता है, कैन यूज लो प्राइस टू डिफेंड अगेंस्ट सब्सटीट्यूट। लो प्राइस को कर सकते हैं क्योंकि सब्सटीट्यूट को उनको डिफेंड करना है, ये थ्रेट है आपका। डिफरेंशिएशन में कस्टमर्स बिकम अटैच्ड टू डिफरेंशिएटिंग एट्रीब्यूट्स रिड्यूसिंग थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड इन द फोकस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड पोर कॉम्पिटिटिव प्रोटेक्ट अगेंस्ट सब्सटीट्यूट। राइवलरी में देखिए, राइवलरी का मतलब यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर से है। बेटर एबल टू कम्पीट ऑन प्राइस, जो आपका कॉस्ट लीडरशिप में है इसमें बेटर कम्पीट हो सकते हैं प्राइस के उसमें। डिफरेंशिएशन में ब्रांड लॉयल्टी टू कीप कस्टमर्स फ्रॉम राइवल्स, ब्रांड लॉयल्टी बनी रहती है कस्टमर कंपटीटर की तुलना में। और फोकस में राइवल्स कैन नॉट मीट डिफरेंशिएशन फोकस्ड कस्टमर नीड्स। जो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो डिफरेंशिएशन फोकस्ड कस्टमर नीड से मैच नहीं करते। ठीक, तो दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटजी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास इज ओवर नाउ, सी यू